बस तुम आंख बंद करो और बैठो और इमेजिन करो कंपनी कुर्सी बैठी और मुगल बादशाह हाथ जोड़े, भैया हमारा वजीर हमको अंधा कर दिया था भैया, हम तो वैसे भी अनाथ है भैया, ये सुजाऊ दौलवा भड़काया भैया हमको। सुजाऊ दौला भी हाथ जोड़ के बैठा कि नहीं साहब हम कुछ नहीं कहते, मीर कासिम आया चढ़ा दिया साहब। कहां है मीर कासिम? बोले साहब पता नहीं कहां भाग गया साहब मीर कासिम। और मजेदार बात सुनो, बक्सर के युद्ध के बाद इन लोगों ने क्या किया, मीर जाफर को बुलाया, चलो बंगाली गद्दी बैठो। उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा। बोला नहीं मैं जूता निकाल के इतना मारेंगे, गद्दी में नहीं बैठो। तब सोचो वो मीर जाफर जिसने कभी नवाब बनने के लिए साजिश की, वो दोबारा गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहता था। जय हिंद फ्रेंड्स। 3 पर्सनालिटीज हैं, परसेंटेज नहीं, पर्सनालिटी पर ध्यान दो। और अगर परसेंटेज और पर्सनालिटी दोनों पर ध्यान देते हो फिर तो तुम महान हो। मीर जाफर जो है इडियट है। इस दुनिया में तुम्हें लोग नौकरी दिला सकते हैं, राजा कोई नहीं बनाएगा, और अगर बना रहा है तो फिर तुमको यूज भी करेगा। ये मीर कासिम जाहिल इसलिए कह रहा हूं कि जब तुमने इसका हश्र देखा अपनी आंखों से, फिर तुम वही गलती कर रहे हो। मतलब तुमने एक आदमी का हश्र देखा और तुम फिर वही गलती कर रहे हो। और रॉबर्ट क्लाइव खिलाड़ी, 3 पर्सनालिटी। रॉबर्ट क्लाइव खिलाड़ी, स्टेट्समैन वगैरह तो नहीं कह सकते, खिलाड़ी। क्लर्क से नौकरी शुरू करता है, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम बनता है 1756 में, और 1757 बंगाल कंपनी के कब्जे में, कंपनी किंग मेकर। अब मीर कासिम, मैंने कहा मीर कासिम सद्दाम हुसैन ऑफ बंगाल 1760 से 1763। सद्दाम हुसैन को इराक की गद्दी पे किसने बैठाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और सद्दाम बाद में अमेरिका को ही आंख दिखाने लगा। एक समय तो ऐसा आया जब सद्दाम हुसैन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है कहां, कौन है ये? तो अमेरिका ने कहा मैं बताता हूं हम लोग कौन है। इसको कंपनी ने राजा बनाया, तो तुम पपेट बन के रहो, मोहरा बन के, ये राजा बनने लगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पपेट, नोट करके लिखो, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पपेट, मोहरा होने के विपरीत मीर कासिम राजा बनने लगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पपेट, मीर कासिम स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ किंग। अब कोई स्टेटमेंट अगर दे रहे हो तो एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पपेट, मीर कासिम स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ किंग। और यही इसका गुनाह था। दिस वॉज हिज क्राइम। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब एक सूत्र मैं दे रहा हूं, इस सूत्र को याद रखना, E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अगर तुम चाहते हो परिवार मजबूत हो जाए, राष्ट्र मजबूत हो जाए, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था मजबूत कर लो। जिसने अर्थव्यवस्था मजबूत की उसका राष्ट्र मजबूत हो गया। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। बिना इकोनॉमी के एम्पायर हो ही नहीं सकता। 19th century Britain becomes the empire in the background of economy. 20th century America becomes the empire in the background of economy.
टुडे चाइना इज ट्राइंग टू बिकम द एम्पायर इन द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी। ये देखो, ब्रिटेन 19th सेंचुरी इज अ एम्पायर, सशक्त अर्थव्यवस्था की गोद में बैठा हुआ है। 20th सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टुडे चाइना इज ट्राइंग टू बी द एम्पायर इन द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी। अगर राष्ट्र को, राजनीति को मजबूत करना है तो इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसने सबसे पहला काम क्या किया? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसने क्या किया? पहला काम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसने पहला काम क्या किया? जितने भी एरियर्स पेंडिंग थे सबको रिकलेक्ट करना शुरू किया और फाइन्स लगा दिए, देनदारों पे फाइन लगा दिया। रिकवरी ऑफ एरियर्स, रिकवरी ऑफ एरियर्स एंड हैवी फाइन ऑन द कंसर्न्ड पीपल। पहला कदम ये उठाया। अब ये फ्यूडल लॉर्ड्स, जमींदार, ये पैसा भिजवा ही नहीं रहे थे, समझ रहे थे स्टेट तो प्रॉब्लम में है, राज्य तो वैसे ही समस्या में है, किसको पैसा दे? तो ये अलग मजा ले रहे थे, ये टैक्सी नहीं भेज रहे थे। अरे उसने तुरंत गद्दी पे बैठते कहा कि कुछ नहीं, रिकवरी ऑफ एरियर्स, जितना बकाया धन जमींदारों के पास पड़ा वापस लो और जुर्माना लो इनसे। इंपोजिशन ऑफ एडिशनल सेस, एडिशनल सेस, एडिशनल, कुछ एडिशनल सेस लगा दिए, टैक्स नहीं, सेस। स्वच्छ भारत अभियान, सेस। सर्व शिक्षा अभियान, सेस, एडिशनल सेस, सरचार्ज। थर्ड, जो क्राउन रेंट था, क्राउन रेंट, जो राज्य की जमीनों से रेंट जाता था, उस पे 3/32 का इंक्रीज कर दिया। क्राउन रेंट, जो राज्य की जमीनें, जिन जमीनों का पैसा सीधे स्टेट की ट्रेजरी में जाता था, क्राउन रेंट जमीन, 332 पार्ट, उसको बढ़ा दिया। और एक टैक्स जो बहुत दिन से कलेक्ट नहीं होता था, उसको फिर से कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उस टैक्स का नाम था खजरी जामा, खजरी जामा। ये टैक्स काफी दिन से कलेक्ट नहीं हो रहा था, उसने उसको फिर से शुरू कर दिया। ये पहला कदम उठाया मीर कासिम ने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, क्यों? जिससे कि राजनीतिक सुधार किया जा सके। जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीति और राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। देखो पाकिस्तान की हालत, देखो नॉर्थ कोरिया की हालत। इन लोगों ने इस फार्मूले पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन सा फार्मूला? इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। तो पहला काम मीर कासिम ने किया, आर्थिक सुधार। क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर मजबूत हो जाएगी तो राज्य अपने आप मजबूत हो जाएगा, राजनीति अपने आप मजबूत हो जाएगी। यह पहला काम किया उसने। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो ये सबसे पहला काम उसने किया। पहला काम किया आर्थिक सुधार। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में उसने पहला काम क्या किया? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी परिवर्तन। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी परिवर्तन, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। क्वेश्चन मार्क, क्यों? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लिख लो। कैलेंडर, करेंसी और कैपिटल, तीन चीज। कैलेंडर, करेंसी और कैपिटल। सिर्फ राज्य बदल सकता है,
और मीर कासिम को यह संदेश देना था अपनी प्रजा को और ईस्ट इंडिया कंपनी को कि मैं पपेट नहीं हूं, मैं सोवरेन हूं, संप्रभु। और यह भी मैसेज देना था कैलेंडर, करेंसी और कैपिटल, ये तीन चीज सिर्फ राज्य बदल सकता है। और मीर कासिम को यह संदेश देना था कि मैं पपेट नहीं हूं, मैं राजा हूं। प्लस कंपनी की साजिशों से दूर होना था, तो उसने राजधानी का परिवर्तन कर दिया। दूसरा काम उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या किया? पनिशमेंट। पनिशमेंट टू रिफ्रैक्टरी जमींदार्स। एग्जाम्पल रामनारायण। रिफ्रैक्टरी, पनिशमेंट टू रिफ्रैक्टरी जमींदार्स। बड़े सारे जमींदारों ने जब देखा कि राज्य संकट में है तो राज्य की बात सुनना ही छोड़ दिया। और फिर बहुत सारे जमींदारों को कंपनी की बैकिंग मिल गई। ये रामनारायण, ये तो मीर जाफर की कोई बात सुनता ही नहीं था। कुत्ता दो ही कंडीशन में भौंकता है, या तो कुत्ता पागल हो गया है और या फिर कुत्ते का मालिक पीछे खड़ा है। जब भी तुम्हारा सबऑर्डिनेट तुम्हें आंख दिखाने लगे तो समझ लो या तो इसका दिमाग खराब हो गया है, और या फिर किसी का हाथ है उसके सर पे। जो जितने भी विद्रोही जमींदार थे, अधिकारी थे, सबको कमांड में लिया अपने, और इसको तो डेथ, रामनारायण। तीसरा, एम्फोसिस ऑन लॉ एंड ऑर्डर। यह राज्य का सबसे बड़ा काम है, एम्फोसिस ऑन लॉ एंड ऑर्डर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। फिर पनिशमेंट टू रिफ्रैक्टरी जमींदार, एग्जाम्पल रामनारायण। एम्फोसिस ऑन लॉ एंड ऑर्डर। डिसिप्लिन इन एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दूसरा काम क्या किया? प्रशासनिक सुधार। पहला आर्थिक, पैसा आएगा तभी बाकी सुधार हो पाएंगे, तो पहला आर्थिक सुधार किया और फिर आर्थिक सुधार के बाद प्रशासनिक सुधार, और प्रशासनिक सुधार के साथ साथ मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैन्य सुधार। मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या किया? दो बड़े कांड किए इसने। पहला, यूरोपियन स्टाइल आर्मी, यूरोपियन स्टाइल आर्मी, क्योंकि यही यूरोपियन कंपनियों के विजय का कारण था, तो यूरोपियन स्टाइल आर्मी। और दूसरा, इस कांड पे तो अंग्रेज भड़क गए कि ये क्या कर रहे हो, कैनन फैक्ट्री कहां? मुंगेर में। कैनन फैक्ट्री।
मुंगेर में। जैसे ही ईरान न्यूक्लियर बम की बात करेगा, अमेरिका अलर्ट हो जाएगा कि न्यूक्लियर बम किसके लिए? अब ईरान कैसे कहते तुम्हारे लिए? अब ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बम हो जाएगा, ईरान ताकतवर हो जाएगा, और ताकतवर आदमी को तुम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ वीक आदमी का हो सकता है। ताकतवर आदमी को तुम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। 18वीं शताब्दी में जिसने भी कैनन फैक्ट्री लगाई, अंग्रेज अलर्ट हो गए। जिसने भी, चाहे वो रंजीत सिंह हो, चाहे वो महतजी सिंधिया हो, चाहे वो हैदर अली हो, जिसने भी कैनन फैक्ट्री लगाई, ये ऐसी तुरंत अलार्म्ड हो गई कि कैनन फैक्ट्री किसके लिए? तो 3 काम किए उसने। पहला काम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्योंकि बिना आर्थिक शक्ति बनाए तुम राज्य को राजनीतिक शक्ति नहीं बना सकते। लिख लेना नोट करके, बिना आर्थिक शक्ति बनाए तुम राज्य को राजनीतिक शक्ति नहीं बना सकते। इस फॉर्मूले का जिसने पालन किया, उसकी स्थिति देखो कितनी अच्छी है। चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे यूएस हो, चाहे जापान हो, चाहे आज चाइना हो। और जिसने इस फॉर्मूले को निगलेक्ट किया, वो बर्बाद हो गए। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पैसा आ गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार किया। फिर मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैन्य सुधार किया। और यहीं से शुरू हुआ रिफ्ट, तनाव बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम। यहीं से तनाव शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच। रिश्ते ना तो एक दिन में बनते हैं और ना एक दिन में टूटते हैं। ये रिश्तों का सिद्धांत है। रिश्ते ना तो एक दिन में बनते हैं और ना एक दिन में टूटते हैं। केयर टर्न्स इनटू अफेयर। केयर से शुरुआत होती है। खाना खाया, एनसीईआरटी मिल गई, नोट्स बना लिया, तुम्हारा बुखार कैसा है? केयर टर्न्स इनटू अफेयर, एंड अफेयर जनरली टर्न्स इनटू मैरिज। डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिलेक्शन हो गया तो शादी हो जाएगी, नहीं हो गया तो फिर अपने अपने कारण है। और फिर तो शादी के 3 चरण और डाइवोर्स के 3 चरण। डाइवोर्स का पहला चरण क्या है? रिफ्ट। बहुत सारे लोग अफेयर में बड़ा आइडियल बन के रहते हैं। हम सिगरेट नहीं पीते, हम तंबाकू नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। और जब शादी हुई और पहले दिन ही निकले तंबाकू बनाते हुए। फिर लड़की ने कहा तुमने तो बताया नहीं था तंबाकू खाते हो। वहीं से रिफ्ट शुरू हो गई। और रिफ्ट अगर कंट्रोल नहीं हुई तो स्ट्रगल, कि कीप द कीज ऑफ माई कार, मेरा एटीएम रखो। और अगर स्ट्रगल कंट्रोल नहीं हुआ तो ब्लास्ट। ये फॉर्मूला याद कर लो, रिफ्ट, स्ट्रगल और ब्लास्ट। जब भी रिश्ता टूट रहा है कहीं भी, ये फॉर्मूला लगाओ, रिफ्ट स्ट्रगल ब्लास्ट। बहुत प्यारा फॉर्मूला है, रिफ्ट स्ट्रगल ब्लास्ट। तनाव, संघर्ष, विस्फोट। अब देखो, तनाव मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। क्यों? क्योंकि मीर कासिम क्या था? पपेट। कंपनी ने उसे क्या बनाया था? पपेट। और वो क्या बिहेव कर रहा था? किंग। एग्जाम्पल, देखो
कंपनी ने मीर कासिम को बनाया था पपेट, मोहरा, और वो बन रहा था राजा। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स। और यहीं से कंपनी और कासिम के बीच तनाव की शुरुआत हुई। अब सवाल यह उठा कि यह तनाव संघर्ष में कैसे बदला। हाउ दिस रिफ्ट टर्न इनटू स्ट्रगल। तुम में से बहुत सारे लोग मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे, बता नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग, तुम में से बहुत सारे लोग मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे, लेकिन बता नहीं पाओगे कि आखिर ये जो तनाव था वो संघर्ष में कैसे बदला। और वो बदला इसकी वजह से एलिस एपिसोड। अब ये क्या है एलिस एपिसोड? तनाव बदला संघर्ष में, किसकी वजह से? एलिस एपिसोड। एलिस कौन है? कंपनी का एजेंट है। EIC's एजेंट कहां? पटना में। एलिस इज कंपनीज एजेंट इन पटना। एलिस जो है वो कंपनी का एजेंट है पटना में, और इस कंपनी के एजेंट ने रेड मार दी। रेडेड मुंगेर फोर्ट। विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब। कंपनी का एजेंट मुंगेर फोर्ट पे छापा मार दिया उसने। अब यूपी के गवर्नर हाउस में, यूपी के गवर्नर हाउस में हजरतगंज का एक कांस्टेबल बिना किसी के परमिशन के छापा मार दे, तो फिर गवर्नर की औकात ही क्या रह जाएगी। बंगाल का नवाब कौन? मीर कासिम। और मीर कासिम के किले में छापा कौन मार रहा है? कंपनी का एजेंट एलिस। अब नवाब, नवाब की संप्रभुता, नवाब का सम्मान, नवाब की इज्जत सब खत्म। अब सवाल यहां उठा, उसने रेड क्यों मारा? यहां क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो। पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। अब यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ाएंगे ही। जितने लोग अब पढ़ो यूट्यूब पे, मॉडर्न इंडिया, फिर एंशिएंट, मेडिवल, कल्चर, वर्ल्ड, फिर पॉलिटी। मॉडर्न के बाद लेकिन पॉलिटी शुरू करेंगे। एंशिएंट, मेडिवल, कल्चर बाद में पढ़ाएंगे। मॉडर्न, मॉडर्न के बाद पॉलिटी। जितने लोग कहीं दूर दराज गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, नहीं पढ़ने की सुविधा मिल पा रही है, पढ़ो। अब खूब मस्ती से पढ़ो। क्या हुआ? अरे सबको प्यार भैया, चाहे लंदन में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, अफगानिस्तान में रहो, यूएस में रहो। तो सवाल यह उठा कि एलिस ने पटना में रेड, मुंगेर, एलिस जो कंपनी का एजेंट है पटना में, उसने रेड क्यों मारी? इस पर चर्चा कर ले। अब कैनन फैक्ट्री लगाई किसने? मीर कासिम ने। कहां लगाई? मुंगेर में। अब कैनन फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए? गन पाउडर चाहिए, सॉल्ट पीटर चाहिए, और सॉल्ट पीटर पर मोनोपोली किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कैनन फैक्ट्री लगाई मीर कासिम ने मुंगेर में।
अब इस कैनन फैक्ट्री के लिए बारूद तो चाहिए ना, मसाला तो चाहिए। और सॉल्ट पीटर पे मोनोपोली किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। यानी नवाब सॉल्ट पीटर किससे खरीदेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन बट आर्मेनियन सॉल्ट पीटर मर्चेंट, आर्मेनियन सॉल्ट पीटर मर्चेंट, Armenian saltpeter merchant visited Munger Fort. Armenian saltpeter merchant visited Munger Fort. अब नवाब को कानूनी तौर पर सॉल्ट पीटर किससे खरीदना है? ईआईसी से, क्योंकि सॉल्ट पीटर बेचने की मोनोपोली किसके पास है? ईआईसी के पास। लेकिन आर्मेनिया का एक सॉल्ट पीटर व्यापारी मुंगेर फोर्ट में नवाब से मिलने आया, और जब यह आर्मेनिया का व्यापारी नवाब से मिलने आया तो इससे क्या पैदा हो गया? संशय पैदा हो गया, सस्पिशन, कि नवाब, कौन सा सस्पिशन? कि नवाब किसी और पार्टी से सॉल्ट पीटर खरीदने की तैयारी कर रहा है। और इसी सस्पिशन में एलिस ने मुंगेर फोर्ट पे रेड मार दी। और यहीं पर ये जो रिफ्ट था ये संघर्ष में बदल गया। तो रिफ्ट की वजह क्या थी? रिफॉर्म्स। मीर कासिम स्टार्टेड टर्निंग इनटू अ किंग। मीर कासिम स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ किंग। रिफ्ट संघर्ष में क्यों बदला? एलिस एपिसोड। कौन है एलिस? कंपनी का एजेंट है पटना में। मुंगेर फोर्ट पर रेड मार दिया बिना नवाब के परमिशन के। क्यों मारा? सस्पिशन की वजह से। कौन सा सस्पिशन? आर्मेनियन सॉल्ट पीटर मर्चेंट मुंगेर फोर्ट गया था, इसको संदेह हो गया कि नवाब किसी और पार्टी से सॉल्ट पीटर खरीद रहा है। और इस रेड से नवाब की रिस्पेक्ट और सोवर्निटी दोनों को धक्का लगा। नवाब के रिस्पेक्ट और सोवर्निटी दोनों को धक्का लगा। और जब रिस्पेक्ट और सोवर्निटी में धक्का लगा तो नवाब ने शिकायत की, कंप्लेन। नवाब मेड अ कंप्लेन टू हुम? नवाब ने शिकायत की। किससे शिकायत की? वांसी टाट से। ये कौन है वांसी टाट? ये गवर्नर है। कहां का? फोर्ट विलियम का। वांसी टाट फोर्ट विलियम का गवर्नर है। एलिस एपिसोड ने नवाब के सम्मान और संप्रभुता को धक्का लगाया। और जब नवाब के सम्मान और संप्रभुता पे धक्का लगा तो नवाब ने शिकायत की। नवाब कंप्लेंड। किसको? वांसी टाट को। कौन है वांसी टाट? गवर्नर है फोर्ट विलियम का। और इसने वांसी टाट से कहा कि भाई कम से कम यार हमारे प्रांत में हमारी तो इज्जत रखो। ये कांस्टेबल नवाब के पैलेस में रेड मारेगा, वो भी बिना परमिशन के। इसका परिणाम रहा मुंगेर कन्वेंशन। मुंगेर कन्वेंशन, मुंगेर सम्मेलन किसके किसके बीच? मीर कासिम और वांसी टाट के बीच। पढ़ो झमाझम, अब सिर्फ पढ़ाएंगे। बड़ी लोगों को शिकायत रहती, पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा ही नहीं रहे, पढ़ा ही नहीं रहे।
अब पढ़ो झमाझम। और कहां कहां से मैसेज आ रहा है? सूडान से। उस पर देखो, उस पर ऐप पे देखो, कोई क्वेश्चन है? कौन कौन है ऐप पे? कौन दिखाई पड़ रहा है? अरे जो कमेंट लिखा उनका नाम बताओ। अरे नीरज, आज थोड़ा सा वो मैसेज की बात नहीं थी, अभी मुझे कहीं जाना पड़ जाएगा रात में। अरे एकदम बड़ा करो, पूरा आशीर्वाद है, एकदम बड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बड़ा करो। मुंगेर कन्वेंशन, मुंगेर समझौता हुआ मीर कासिम और वांसी टाट के बीच में। अब इस समझौते में 3 डिसीजन लिए गए। पहला डिसीजन, इन ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन कंपनी एंड नवाब, जितने भी डिस्प्यूट होंगे, इन ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन कंपनी एंड नवाब, कंपनी और नवाब के बीच जितने भी डिस्प्यूट होंगे, नवाब विल बी the sole authority to solve the dispute. In all the dispute between EIC and Nawab, Nawab will be the sole authority to solve the dispute. कंपनी और नवाब के बीच जितने विवाद होंगे, उसमें सारे विवादों में सिर्फ नवाब के पास शक्ति होगी उन विवादों को सुलझाने की। सोवर्निटी, ये पहला समझौता, ये पहला डिसीजन आया, सोल अथॉरिटी नवाब। दूसरा, कंपनी जितना भी ट्रेड करेगी उसका 9% टैक्स देगी। EIC बंगाल में जितना भी ट्रेड करेगी उसका 9% टैक्स देगी। तीसरा डिसीजन, दस्तक, कल मैंने बताया, दस्तक जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नवाब को होगा। ये 3 डिसीजन आए। पहला डिसीजन, सारे विवाद में सोल अथॉरिटी कौन? नवाब। कंपनी बंगाल में जितना ट्रेड करेगी उसका 9% टैक्स देगी और दस्तक जारी करने का अधिकार सिर्फ नवाब को होगा। यह समझौता हुआ मुंगेर में, और जब यह समझौता कलकत्ता काउंसिल के सामने रखा गया, बस यहीं पे संघर्ष विस्फोट में बदल गया। जब यह समझौता कलकत्ता काउंसिल के सामने रखा गया तो संघर्ष किसमें बदल गया? विस्फोट में, ब्लास्ट। कलकत्ता काउंसिल ने इस समझौते को फाड़कर फेंक दिया। कलकत्ता काउंसिल टोर अप द एग्रीमेंट। अरे बोले, ये हमारा डॉबरमैन, इसको हमने राजा बनाया और ये हमारे ऊपर शासन करेगा। बोले, ये हमारा डॉबरमैन, ये हमारे ऊपर, ये हमें आदेश देगा। और कलकत्ता काउंसिल ने इस समझौते को फाड़कर फेंक दिया। जैसे ही कलकत्ता काउंसिल ने समझौते को फाड़कर फेंका, मीर कासिम एज अ रिएक्शन, प्रतिक्रिया स्वरूप, मीर कासिम एज अ रिएक्शन abolished inland duties. जैसे ही कलकत्ता काउंसिल ने समझौते को फाड़कर फेंका, मीर कासिम ने तुरंत
आंतरिक कर खत्म कर दिए। बोले तुम लोग तो कर देते नहीं तो हमारे ही लोग क्यों दें? अबॉलिश्ड इनलैंड ड्यूटीज। और जब उसने आंतरिक कर खत्म किए तो ईआईसी ने मीर कासिम से कहा कि देखो बेटा, मोहरा हो तुम, पपेट, कठपुतली, हम नचाएंगे तुमको बेटा, हमसे पूछ के शर्ट पहनोगे, हमसे पूछ के, तुम कुछ नहीं करोगे। ईआईसी ने नवाब से कहा कठपुतली देखे हो? बोले हाँ गुरुजी देखे हैं। हाँ तो बोले तुम कठपुतली हो बेटा, तुम्हारी डोर हमारे हाथ में, हम नचाएंगे। ये आंतरिक कर खत्म करना, तुम कोई निर्णय नहीं लोगे। अब यहां पर यह डिसाइड होना था कि बंगाल का असली राजा कौन, मीर कासिम या ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम ने लड़ने की कोशिश की पर कंपनी की जड़ें मजबूत हो चुकी थी, तो मीर कासिम को भागना पड़ा। और भागकर मीर कासिम ने शरण ली कहां? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। मीर कासिम ने भागकर शरण ली अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। तो तीन बातें, अब ये तुम्हारा नोट्स। रिफ्ट इसकी वजह से, रिफॉर्म्स की वजह से, सुधारों की वजह से। क्या था मीर कासिम? पपेट था। क्या बनने लगा? राजा। इसने रिफ्ट शुरू किया, तनाव कंपनी और नवाब के बीच। यह तनाव स्ट्रगल में किसकी वजह से बदला? एलिस एपिसोड की वजह से। और संघर्ष ब्लास्ट में क्यों बदला? इनलैंड ड्यूटी, एबॉलिशन ऑफ इनलैंड ड्यूटी। मीर कासिम, यही नोट्स होगा। ऐसे नोट्स बनाया करो बेटा, कुछ रटना ना पड़े। ये देखो, ये मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक पेपर पे बना लो, पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। रिफ्ट, स्ट्रगल, ब्लास्ट। तनाव, संघर्ष, विस्फोट। किसके किसके बीच? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ये डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर याद रखोगे, इसको कहते हैं नोट्स। इसको कहते हैं पढ़ाई। बेवकूफ मीर जाफर, जाहिल मीर कासिम और खिलाड़ी रॉबर्ट क्लाइव। ये देखो, ये पूरा मीर कासिम एक पेज में। ये डायग्राम बना लो। पूरा मीर कासिम, पूरा ब्रह्मांड, कहीं भी रहोगे इसको भूल ही नहीं सकते तुम। रिफ्ट, स्ट्रगल, ब्लास्ट। पूरा मीर कासिम का जिस्ट तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, रटने की। और इतने पॉइंट पे कितने फैक्ट याद रहेंगे? 20। 1763 मीर कासिम, एस्केप्स टू अवध। 1763 में मीर कासिम अवध चला गया। और यहीं पर एक त्रिपक्षीय संगठन बना, ट्रिपटाइट अलायंस। ट्रिपटाइट अलायंस बना। शुजाउद्दौला,
शाह आलम, मीर कासिम, ये तीन लोग एक तरफ। सुजाउद्दौला इडियट, अभी बताऊंगा क्यों। शाह आलम ब्लाइंड, इसके वजीर ने इसको ब्लाइंड कर दिया था। और मीर कासिम लेम, अपंग, शारीरिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से अपंग, शारीरिक रूप से नहीं, राजनीतिक। और फिर ये ब्लाइंड इस लेम के कंधे पे बैठा और कहा भैया भाग, और ये बेवकूफ हमें रास्ता बताएगा। और इन तीनों ने मिलकर दुनिया की एक ताकतवर उभरती सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे युद्ध किया। कौन सा? बक्सर का। बक्सर का युद्ध 1764। परिणाम स्पष्ट था, परिणाम एकदम स्पष्ट था, एकदम परिणाम एकदम स्पष्ट था। क्या हमारे बाबा शेर से लड़ गए, बोले क्या हुआ, बोले चीर फाड़ के खा गया। लड़ना बहादुरी नहीं है, जीतना बहादुरी है। लड़ना बहादुरी नहीं है, लड़ना जीतना। तीन बड़ी भारतीय शक्तियां किससे हार गई? ईस्ट इंडिया कंपनी से, ट्रेडिंग कंपनी। बस तुम आंख बंद करके एक बार इमेजिन करके देखो, बंगाल नवाब, अवध का नवाब, मुगल बादशाह एक तरफ, और कंपनी। बक्सर के विजय ने प्लासी की उपलब्धियों को मजबूत बना दिया। क्वेश्चन लिखो, बक्सर की विजय ने प्लासी की उपलब्धियों को मजबूत बना दिया। द विक्ट्री एट बक्सर कंसोलिडेटेड द अचीवमेंट्स ऑफ प्लासी। डिस्कस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। द विक्ट्री एट बक्सर कंसोलिडेटेड द अचीवमेंट्स ऑफ प्लासी। डिस्कस। ऐसे पढ़ो यार, एनसीईआरटी ले लो सब, विपिन चंद्रा वाली, क्लास 12 की। और जिस दिन पूरी एनसीईआरटी खत्म होगी, अरे बाप रे बाप, उस दिन तुम देखना बवाल, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म होगी उस दिन देखना। समझ में तो तुमको बहुत कुछ नहीं आ रहा है, पहले समझोगे तब तो लिखोगे। 500 रुपए महीने पे पढ़ाई वढ़ाई का कोर्स चल रहा है। अवध ओझा ऐप, ऐप है, इसी पे एक कोर्स चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा मॉडर्न इंडिया तुम लोग को यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे, जिसकी क्षमता हो वो पढ़ना सीख ले। और जितने लोग 500 रुपए में एडमिशन ले लेंगे, वो जब पॉलिटी की क्लास शुरू होगी तो वो 500 रुपए में ही पढ़ेंगे। 500 रुपए महीना, पर मंथ। ये पढ़ाई वढ़ाई का जो प्रोग्राम है, पढ़ाई वढ़ाई, ये 500 रुपए महीने में है। और पॉलिटी में 3 एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लिख लो, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार के अंग, भारतीय संविधान और प्रशासन, और भारत में प्रजातंत्र।
हाँ? ऐप पर है ही है। तो मेरे मन में आया कि मॉडर्न इंडिया पढ़ा दूं तुम लोग को, एनसीईआरटी पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ा देता हूं यूट्यूब पे। सीख लो, बाद में मत कहना कि अरे सीख लो पढ़ना। पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ा देता हूं। जो पहला चैप्टर छूट गया तुम लोग का वो भी अपलोड करा दूंगा। पूरी सीरीज चलाने जा रहा हूं। पूरी सीरीज। अमत रोना की दिल्ली नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, समझ में नहीं आ रहा, कहां से तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या देखें, सब बताएंगे इस प्रोग्राम में। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ा रहे हैं, अभी देखते जाओ कि इस प्रोग्राम में क्या क्या करने जा रहे हैं। अब बंगाल कंपनी के चरणों में, मुगल बादशाह गुलाम, अवध असहाय। देखो परिस्थिति 1764 बंगाल कंपनी के चरणों में, ऑन द फीट ऑफ द कंपनी। अवध असहाय, हेल्पलेस। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल कंपनी के चरणों में, ऑन द फीट ऑफ द कंपनी। अवध हेल्पलेस। और मुगल एम्परर शाह आलम स्लेव। स्लेव। तुम सारे लोग इमेजिन करो, बस आंख बंद कर लो और इमेजिन करो। ऐसे आंख बंद कर लो और देखो, ये ऐसी जो है कंपनी जो है कुर्सी पे बैठी हुई और उसके सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे हाथ हाथ जोड़े, बाबूजी। बस इमेजिन करो, तुम्हें इतनी हंसी आएगी, इतना मजा आएगा कि अरे यार, एक कंपनी, इसको कहते हैं दिमाग। इसको कहते हैं दिमाग। हैं? इमेजिन करो बस और हंसो हा 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 करके, और इसी हंसी के साथ सोने जाना है। मस्ती, ज्ञान, समझ और मां बाप का चरण स्पर्श कर लिया करो। वो एक जादू है। 6 महीने बाद मैं तुम लोगों से पूछूंगा, वो एक जादू है। मां बाप दूसरे शहर में रहते, फोन करके कहो पाए लागी, गोड़ लागी। डेली रूटीन बना लो। तुमको पता नहीं है यार, तुमको एहसास नहीं, आशीर्वाद कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का खेल तुमको नहीं पता, ध्यान नहीं करते हो ना, इसलिए। बस तुम आंख बंद करो और बैठो और इमेजिन करो कि कंपनी कुर्सी बैठी और मुगल बादशाह हाथ जोड़े। भैया, हमारा वजीर हमको अंधा कर दिया था भैया, हम तो वैसे भी अनाथ है भैया, ये सुजाऊ दौलवा भड़काया भैया हमको। सुजाऊ दौला भी हाथ जोड़ के बैठा कि नहीं साहब, हम कुछ नहीं कहते, मीर कासिम आया चढ़ा दिया साहब। कहां है मीर कासिम? बोले साहब पता नहीं कहां भाग गया साहब मीर कासिम। और मजेदार बात सुनो, बक्सर के युद्ध के बाद इन लोगों ने क्या किया, मीर जाफर को बुलाया कि चलो बंगाली गद्दी बैठो। उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा। बोला नहीं, मैं जूता निकाल के इतना मारेंगे, गद्दी में नहीं बैठो। तब सोचो, वो मीर जाफर जिसने कभी नवाब बनने के लिए साजिश की, वो दोबारा गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहता था। टीबी से मर गया। माँ बाप का पैर छू लिया करो।
वाइब्रेशन। सुबह योग और ध्यान चल ही रहा है, हैं? बदलो यार अपनी जिंदगी। देखो पूरा बंगाल तैयार हो गया। अब सवाल यह उठा, इस कंडीशन में सवाल यह उठा, अब क्या किया जाए, अब क्या करें? कंपनी ट्रेडिंग कंपनी, उसको क्या पता यार कि वो ट्रेड करने के लिए आई है, ये सारा कैलकुलेशन उसका तो था नहीं। तो कंपनी ने कहा कि यार अब क्या किया जाए यार। तो बोले यार ये खेल किसने शुरू किया? अरे बोले वो रॉबर्ट हुआ, अरे क्लाइव हुआ, प्लासी वाला। बोले अच्छा वो शुरू किया था? अरे बोले वो बहुत पहले शुरू किया था, चंदा साहेब को वही तो दगवाया था। अच्छा बोले ओहो, अरे बोले बड़ा खिलाड़ी है भैया, तो क्लर्क था पहले। अच्छा, तुम सोच के देखो, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत से लौट कर गया तो उसका पर ईयर इनकम जानते हो कितना था? पर ईयर इनकम था पाउंड 40,000। 40,000 पाउंड पर ईयर। सोचो कितनी वेल्थ, और ये डिक्लेयर्ड। भैया यार अब क्या किया जाए यार, हम लोग तो यार बिजनेसमैन आदमी, हमें क्या पता यार क्या करना। तो बोला अब क्या किया जाए? बोला ऐसा करो, क्लाइवो को बुलाओ, रॉबर्ट को। हाँ बोले बुलाओ रॉबर्ट को। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये कहीं अपलोडेड नहीं है, एकदम फ्रेश। और जितने सीरियस लोग हैं पढ़ें, समझें, सीखें, होमवर्क करें। क्या बुलाओ यार रॉबर्ट क्लाइव को, बुलाओ। और रॉबर्ट क्लाइव को फिर बुलाया गया, अब की बार गवर्नर कहां का? बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव ने कहानी कहां से शुरू की? क्लर्क से। क्लर्क, फिर क्या बना? गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। 1756। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल। 1765। तुम लोग यार रोए जा रहे हो। साहब हम लोग गरीब है साहब, हमारे पास साहब, अरे इतनी बड़ा दिमाग, भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट दिमाग रखे हो। क्वालिटी के लिए 3 किताबें लेनी है, मैं पढ़ाऊंगा जिस दिन इंट्रोडक्टरी क्लास लूंगा तो बताऊंगा कौन कौन सी 3 किताबें एनसीईआरटी की लेनी है। और शानदार किताब। जय हिंद, जय भारत।